हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 8 का विज्ञान का 2025 का सॉल्व पेपर। मतलब इस सॉल्व पेपर वो होता है जो आपका पेपर 2025 में हुआ था, जो आपका 2024-25 का पेपर था। ठीक है, तो वही उसी तरीके का पेपर आपका 2026 में आएगा। तो पेपर किस तरीके का आता है, आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने होते हैं और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, तो इसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगी आज। और बेटा, एक बार इसको परीक्षा देने से पहले ज़रूर देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। यह आपका 2024-25 का पेपर है विज्ञान का। समय रहता है बेटा आपका 2.5 घंटे का। कक्षा 8 का पेपर है ये। पूर्णांक होता है आपका 60 का, मतलब 60 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें आपके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से लेके 5 तक। और हर प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, मतलब 5 प्रश्न आएंगे विकल्प में जो कि 5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा बेटा, खुद ही सोचो, काफी बड़ी जगह में एक ही पौधा उगाया जा रहा है तो वो क्या हो गई? फसल हो गई वो। ठीक है, इतना तो आप सभी समझते हैं। दूसरा प्रश्न, आग बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित प्राणी है। अब बाघ परियोजना है तो बाघ ही संरक्षित होंगे उसमें। ठीक है। प्रश्न 4, वे पदार्थ जो अपने में से होकर धारा प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। तो बेटा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जैसे धारा, मतलब जैसे एक तरीके से आप मान लो करंट। ठीक है, लोहे में करंट आ जाता है, स्टील में करंट आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब सुचालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित होती है। और जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी में करंट नहीं आएगा, रबड़ में करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने पूछा जिनमें धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुचालक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेटा, विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए आपके 5 विकल्प थे 5 नंबर के और पांचों ही सरल थे, इसका मतलब आपके 5 नंबर पूरे पक्के। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे खाली स्थान 6 से लेके 10 तक, जो कि 5 खाली स्थान है और ये भी 5 नंबर के होते हैं, मतलब एक खाली स्थान 1 नंबर का। ये भी आपके बिल्कुल विकल्प की तरह हैं, बहुत सरल होते हैं। देखिए प्रश्न 6, जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल की बुआई की जाती है? खरीफ की फसल की। ठीक है। प्रश्न 7, सूर्य का प्रकाश कैसा संसाधन है? बेटा, सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा। आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए, आसुत जल मतलब प्योर वाटर, बिल्कुल जो उदासीन होता है, ठीक है, उसको विद्युत का चालक मतलब उसमें भी करंट आ जाए, धारा प्रवाहित हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें नमक मिला सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? या तो उसे हम भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं या उसे हम सिस्मिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा 5 खाली स्थान हो गए और 5 विकल्प हो गए। ठीक है, 5 नंबर के विकल्प और 5 नंबर के खाली स्थान, जो कि काफी सरल थे, मतलब आपके 10 नंबर पूरे पक्के। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद बेटा आपको आएंगे अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक, मतलब 11 से 16 मतलब 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न होंगे आपके 2-2 नंबर के, मतलब 6 दूनी 12। तो जो आपके अति लघु प्रश्न होंगे वो 12 नंबर के होंगे
और आप सभी जानते हैं अति लघु प्रश्न कितने बड़े होते हैं, बस एक एक लाइन के होते हैं या एक एक शब्द के होते हैं बस। तो सोचो आपको एक लाइन के 2 नंबर मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो अति लघु तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, ये सारे हमारे अति लघु हैं 11 से 16 तक। धान को वर्षा ऋतु में बेटा क्यों उगाते हैं? किसी ने सोचा है? धान मतलब चावल, जिसमें से चावल निकलता है। तो धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं? क्योंकि इसे पानी की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। चलिए, तो इसके 2 नंबर मिल गए आपको इतने से प्रश्न के। अगला देखिए, कोयले से प्राप्त उत्पादों को छांटिए। तो बेटा कोयले से हमें कोक, कोलतार और कोयला गैस मिलती है। 2 नंबर इसके हो गए। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बस इतने से के 2 नंबर हो गए। तो देखो कितने सरल सरल प्रश्नों के आपको 2-2 नंबर मिल रहे हैं, है ना। प्रश्न 14, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आ जाते हैं, क्यों? अभी तो आप जैसे 8th क्लास में हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो किसी किसी बच्चे के मुंह पे, माथे पे, गालों पे ऐसे फोड़े फुंसी टाइप के से हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। तो उसे देख के घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो जो हमारे अंदर ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें चेंजिंग होती है, वो बदलते रहते हैं, इसलिए होता है ऐसा। और कौन कौन से बदलते हैं? किशोरावस्था में तेल ग्रंथियां, ऑयल्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। श्वेत ग्रंथियां मतलब पसीना की बढ़ी हुई सक्रियता के कारण फुंसियों और मुहासे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बड़े होंगे 17-18 साल के बाद किशोरावस्था में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आपके मुंह पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो वो एक उम्र के बाद स्वयं चले जाते हैं। अगला देखते हैं, पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल मतलब जो बल हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा लगाते हैं, हम ताकत लगाते हैं। जैसे कोई बड़ा सा स्टूल है, उसमें काफी वजन है, तो हम उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पेशीय बल है। पेशीय बल वह बल है जो शरीर की मांसपेशियों की क्रिया के परिणाम स्वरूप लगता है, ठीक है। देखो इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न 16, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तड़ित बेटा क्या होता है? तड़ित होता है बिजली गिरना। आप सबने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो कहते हैं ना कि आज वहां पे बिजली गिर गई, आज वहां पे बिजली गिर गई। तो उससे उपाय क्या है? पहली बात तो आप ऐसी बारिश हो या बिजली कड़के तब घर से बाहर ही मत निकलो, सबसे अच्छा उपाय ये है, ठीक है। और जैसे कि तड़ित या बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और धातुओं की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। धातु क्यों? क्योंकि धातु में जल्दी बिजली आ जाती है, मैंने अभी बताया ना, सुचालक होती हैं धातुएं, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर। तो आपके 6 प्रश्न हो गए 2-2 नंबर के, मतलब 12 नंबर फ्री के बिल्कुल। अति लघु छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल विकल्प और अति उसकी तरह, खालिस्तान की तरह, ठीक है। उसके बाद आएंगे बेटा आपके लघु प्रश्न 17 से 22 तक। ये भी 6 प्रश्न होते हैं जो हमको 3-3 नंबर के मिलते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 6 18 नंबर के हमारे लघु प्रश्न आते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न देखिए किस प्रकार के आते हैं प्रश्न, और हमको इन प्रश्नों को बेटा 3 से 4 लाइन का लिखना होता है, क्योंकि लघु प्रश्न है तो बेटा इतना तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए, ठीक है। एलपीजी की और लकड़ी की हमको तुलना करनी है, तो क्या अच्छा है? तो एलपीजी लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्यों? देखिए, एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, जो जलने पर धुआं या राख नहीं छोड़ता है, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं और राख पैदा करती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसीलिए आजकल हर घर में गैस जलती है, सिलेंडर होता है सबके घर में, गैस जलती है। चूल्हा आजकल बहुत कम उपयोग में आता है, क्योंकि चूल्हे से धुआं होता है और राख बनती है, तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, और जो उस धुएं को श्वास
के सहित वो हमारे अंदर जाता है तो उससे बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके हो गए आपके 3 नंबर। कितना सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, ये भी है आपका 3 नंबर का। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनवाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो बेटा देखिए, ये क्षेत्र जो होते हैं जैव मंडल, ये क्षेत्र वन्य जीवों, पौधों और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करने में मदद करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनवाए जाते हैं बेटा? जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या कोई गरीब जनजातीय समुदाय होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, इन क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। और इसने पूछा भारत में कोई एक जैव मंडल का नाम, तो भारत में एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है पचमढ़ी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, पचमढ़ी में भी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो अगर आपको जैव मंडल के बारे में पता होगा कि ये क्या है, आरक्षित मतलब बचाना, तो आप इस प्रश्न को तुरंत कर देंगे। प्रश्न 19, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, लैंगिक जनन में क्या क्या होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल एकल जनक होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों होते हैं, अलैंगिक जनन में एकल जनक होता है। ठीक है, जैसे लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में एकल जनक से संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रश्न 20 देखिए, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 3 परिवर्तन। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं या लड़कियां बड़ी होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, विभिन्न हिस्सों पर बाल उगाते हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही लड़कियों के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। तो लड़कों का पूछा है यहाँ पे, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले 3 परिवर्तन हैं। आवाज का भारी होना, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल उगना और लंबाई में वृद्धि। ठीक है, आपका ये प्रश्न है, लेकिन ये तीनों चीजें होती क्यों हैं? तो मैंने भी आपको बता दिया, इन परिवर्तनों के लिए टेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में काफी प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो लड़कों की ये जो आवाज भारी हो गई है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि हुई है, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल हैं, वो क्यों आए हैं? टेस्टे हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न 21, बल किसे कहते हैं? तो बल तो आप सभी जानते हो, बल की तो एक सादा सी परिभाषा है। बल क्या है बेटा? एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या आकार को बदल सकता है। जैसे एक कुर्सी घर के किचन में रखी है, रसोई में, उस कुर्सी को आप उठा के कमरे में ले आए या हम उसे धक्का लगा के ले आए, तो बेटा ये क्या है? हमने उसका कुर्सी की गति बदल दी। ठीक है, या फिर जैसे आपने कोई देखा होगा, वो गत्ता होता है ना स्पंज वाला, उसको हम दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, पतला सा हो जाएगा वो, है ना। तो हम आकार बदल सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं, उसे बल कहते हैं। बल लगाने से वस्तु की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, बताइए। तो बेटा बल लगाने से वस्तु की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कोई विराम अवस्था में रखी वस्तु गतिमान हो सकती है। जैसे टेबल रखी है, हमने धक्का लगा दिया तो वो गतिमान हो गई। गतिमान वस्तु की चाल या गति की दिशा बदल सकते हैं, हम उसकी दिशा बदल सकते हैं, इसको इधर से उधर ले जा सकते हैं, है ना। वस्तु का हम आकार बदल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, आपने देखा होगा स्पंज होता है, उसको हम दबा दें तो वो छोटा भी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 22 पर। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल अभी बताया था थोड़ा देर पहले मैंने, आसुत जल जो हमारा उदासीन होता है, ठीक है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है, मतलब उसमें करंट प्रवाहित, धारा प्रवाहित नहीं होती है।
तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, नींबू का रस मिला सकते हैं, या कुछ अम्ल क्षार जैसी अशुद्धियां मिला सकते हैं। उससे क्या होता है, उसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं। आयन मतलब धारा का प्रवाह हो जाता है, करंट आने लगता है। ठीक है, सादा सी भाषा में। तो नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि उसमें आयन उपस्थित नहीं होते। शुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए इसमें नमक, नींबू का रस या कोई अम्ल क्षार जैसी अशुद्धियां मिलाई जा सकती हैं, जिसमें उसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके 6 प्रश्न हुए 3-3 नंबर के, मतलब 18 नंबर। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो आप 6 के 6 प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आएंगे आपके दीर्घ प्रश्न, जो कि 23 से लेकर 26, मतलब 4 प्रश्न आएंगे और चारों प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे, मतलब 20 नंबर के दीर्घ प्रश्न आएंगे। सोचो आप, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और हर प्रश्न 70 से 80 शब्द, मतलब बेटा आपको कम से कम 6 से 7 लाइन में लिखना पड़ेगा। इसमें प्रश्न 23 में पूछा नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप चित्रों को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, जैसे श्वसन तंत्र का चित्र है, ये नाइट्रोजन चक्र का चित्र है, और भी काफी सारे चित्र देखे होंगे अपनी किताबों में। एक ना एक चित्र तो आ ही जाता है। ये चित्र भी मैंने आपकी किताब में से ही लिया है। ठीक है, तो इसे छोड़ के हम चलते हैं प्रश्न 24 पर। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, घर्षण क्या होता है? जो बेटा हम चल रहे हैं, ये क्या है, घर्षण के कारण चल रहे हैं। जो हमारे पैरों का और जमीन का तालमेल है वो क्या है, एक प्रकार से घर्षण है। ठीक है, वाहन है कोई, हम जैसे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, सामने से कोई आ गया तो हमने एकदम से बाइक में ब्रेक लगाए, तो वो बाइक कैसे रुक गई? घर्षण बल के कारण रुकी, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अपने पेन से पेपर पे लिख रहे हो, चित्र बना रहे हो, रंग भर रहे हो, कैसे? घर्षण के कारण। ठीक है, ये सब क्यों होता है? घर्षण के कारण। तो देखिए, घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है जो कुछ संवेदनशील उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये हानिकारक भी होता है लेकिन अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य? पहलू हमारे उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, चलने या दौड़ने के लिए घर्षण आवश्यक है। घर्षण के बिना जमीन पर पैर आपके फिसल जाएंगे। वाहनों के ब्रेक घर्षण के कारण ही काम करते हैं, जिससे उन्हें रोकना संभव होता है। कलम से कागज पर लिखना घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। ये सब क्या है? घर्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, बस 5 नंबर का प्रश्न है ये आपका। प्रश्न 25 देखिए, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? आवाज कैसे आती है? तो बेटा ध्वनि कंपन के कारण होती है, वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरी आवाज का क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, मेरी आवाज वाइब्रेट हो रही है। जो वो वाइब्रेट होकर क्या करती है आवाज? हवा के दबाव के कारण उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, जो तरंगों के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने इसमें लिखा है सिंपल भाषा में एकदम, जब कोई वस्तु कंपन मतलब वाइब्रेट, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा में दबाव में परिवर्तन पैदा करती है, जो तरंगों के रूप में कानों तक पहुंचती है और ध्वनि के रूप में सुनी जाती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाने हैं। एक मैंने सितार का चित्र बनाया है और एक बांसुरी का चित्र बनाया है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न आपका 5 नंबर का था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 26, परावर्तन किसे कहते हैं? तो बेटा परावर्तन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। जैसे आप करके देखना, आप देखते हो, आपने ट्राई भी किया होगा, बच्चे ऐसे उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, वो अच्छा होता है। जैसे शीशा लिया आपने, उसको आपने सूर्य की किरणें पड़ रही हैं धूप में, आप उसे लेके बैठ गए, तो आपने देखा होगा ना कि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, जो उसका जो चमकदार सतह होती है, उससे टकरा के वो किरण कहीं दूसरी ओर वापस लौट जाती है। कभी आपने दीवार पे ट्राई किया होगा, जैसे आपने कांच को लेके रखा है और उस कांच पे सूरज की किरण पड़ रही है, वो किरण कहीं और जाके टकराएगी। हम कभी कभी बहन भाई मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऐसे किरण को एक दूसरे के मुंह पे करते हैं, है ना, या मोबाइल का कांच जो होता है, मोबाइल से किया होगा आपने,
तो ये क्या बेटा, इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसने पूछा परावर्तन के नियम बताने हैं चित्र द्वारा। तो परावर्तन के दो नियम हैं, पहला और दूसरा। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए जैसे कि ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही तल में है। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण या परावर्तन कोण। यहां से किरण आई सूरज की, यहां टकराई शीशे पे और इस तरफ चली गई, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, आई और आर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो देखिए बेटा, 5 नंबर के विकल्प, 5 के खाली स्थान, 12 के अति लघु, 18 के लघु और 20 के दीर्घ, पूरे मिला के हो गए आपके 60 नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने हिंदी का और गणित का वीडियो बना दिया है, उन्हें भी आप जरूर देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।